नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। अब है हमारे पास त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इससे पहले हमने आयत का और वर्ग का सीख लिया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग तथा आयत के विकर्ण क्या करते हैं, उससे घिरे क्षेत्र को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्र अथवा आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का आधा होता है। कैसे होता है, आइए हम इसे देखते हैं इस चित्र से। ये हमारा जो एक चित्र है, ये किसका चित्र है? वर्ग का चित्र है। ये इसका AC एक विकर्ण है। AC विकर्ण इस वर्ग को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। तो इसका ये एक त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं? 1/2 वर्ग ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है क्या होता है और त्रिभुज क्या है? वर्ग का आधा। तो हमने यहाँ पे इसका आधा कर लिया और ये वर्ग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख दिया। और वर्ग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुणा भुजा, AB गुणा BC। 1/2 और AB क्या है? इसका आधार, और BC क्या है? इसकी ऊंचाई। इस प्रकार हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये हमने ज्ञात कर लिया वर्ग से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है हमारा आयत से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये हमारा एक आयत है, ये आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण भी आयत को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अब हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, EFG से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आयत EFG से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस पूरे का क्षेत्रफल को हमने कितना कर दिया? 1/2। तो 1/2 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई आ गई हमारी EF और चौड़ाई आ गई इसकी FG। तो ये हो गया 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो वर्ग से भी हमने इसका क्षेत्रफल निकाला और आयत से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों प्रकार से क्या आया? 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। अब हमें अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि आधार और संगत ऊंचाई, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, संगत ऊंचाई दी है और हमें क्या ज्ञात करना है? आधार। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणा त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। और अगर हमें संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का की संगत ऊंचाई बराबर 2 गुणा त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे आधार। अब दूसरी चीज ये है कि क्या ये तीनों ही फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे? जो भी फॉर्मूला है आपको रटना नहीं है। कैसे करना है? आपको ये वाला फॉर्मूला जो है, जो ये सूत्र है, वो आपको अच्छे से याद हो गया। अगर आपको आधार निकालना है तब आप क्या करेंगे? इस आधार को एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीजों का पक्षांतर कर दीजिए। और आपको ये है पता है कि पक्षांतर करने पर वो निशान बदल जाते हैं। अगर कोई चीज प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, गुणा में है तो वो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। देखिए अब हमने यहाँ आधार निकाला, 2 यहाँ भाग में था, ये कहाँ चला गया? गुणा में। संगत ऊंचाई आधार के साथ गुणा में थी, ये हो गई भाग में। तो इस को यूज करके आप एक सूत्र को याद करेंगे और इन दोनों सूत्रों को लिखने का अभ्यास करेंगे, रटना नहीं है। ये है हमारा एक उदाहरण। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता चल गया कि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई।
और आधार हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा, इसको आपने क्या करना है, 2 से 6 को काट दिया तो ये आ गया 3 और 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दिया गया है। कागज के टुकड़े पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए, जिस प्रकार की यहाँ पर ये बना है ABCD, इसको हमने बनाया। उसके एक शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AAL डाला। ये भुजा BC है और इससे हमने A से हमने इस पर एक लंब डाला और इसका नाम रखा हमने L। अब क्या करना है हमें, इस प्रकार समकोण त्रिभुज ALB बनेगा। त्रिभुज को काट लीजिए। त्रिभुज ALB को समांतर चतुर्भुज के बचे टुकड़े से इस प्रकार जोड़ना है कि भुजा AB भुजा DC से मिले। इस प्रकार हमारा आयत बनेगा ALLD। वो देखिए किस प्रकार से बना, ये हमने यहाँ से ये वाला भाग काट लिया, इस कटे हुए भाग को हमने इस तरफ जोड़ दिया। तो इससे जोड़ने से ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज था वो किस में बदल गया, अब ये एक आयत में आयत बन गया। तो पहले चित्र में प्रदर्शित समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे चित्र में प्रदर्शित आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये टुकड़ा यहाँ से कटा और इस तरफ जुड़ गया। तो हमने देखा कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD से ही आयत ALLD बना है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में भी समान होंगे। इसको देखो, हम पेपर पर भी कर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम क्या है आपका समांतर चतुर्भुज का, ABCD। ये भुजा BC पर हमने A से क्या डाला है, लंब डाला है। इस लंब वाले पोर्शन को हम इसको काट लेते हैं। ये हमने इसको काट लिया। काटने के बाद ये वाला भाग हमारा कौन सा था, ये वाला जो भाग है वो है L, और ये इसको हमने अब हम इस तरफ जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब एक आयत। तो जो पहले वाला जो हमारा चित्र था वो था समांतर चतुर्भुज और ये बन गया हमारा आयत। यानी जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये क्रियाकलाप था और ये आपकी बुक का ही एक क्रियाकलाप है। इसके आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो अभी हमने चित्र में दिखाया, आयत ALLD से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और उसकी लंबाई कितनी थी AD और चौड़ाई कितनी थी AL। और इसको हमने जब हल किया तो लिखा हमने BC गुणा AL। BC क्यों लिख दिया, क्योंकि AD और BC दोनों बराबर है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ समांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणा उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। सम्मुख शीर्ष कौन सा था हमारा A, और उससे किस भुजा पे लंब डाला था हमने, BC भुजा पर। इन्हें भी जानिए। नीचे दी हुई आकृतियों में समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A से भुजा BC और CD पर क्रमशः AL और AM लंब खींचे गए हैं। ये दो समांतर चतुर्भुज आपको दिखाए गए हैं। ये शीर्ष A से इस भुजा पर हमने लंब डाला है। कौन सा लंब है ये, AL। किस भुजा पर है, BC पर। दूसरा चित्र देखिए, A से जो लंब डाला है वो किस भुजा पे डाला है, DC। इसमें अब क्या हमें जो देखने की, जो समझने की जो बात है वो क्या है, आकृति एक में BC क्या है, आधार,
और AL इसकी संगत ऊंचाई है, यानी कि शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला जा रहा है वो उसका आधार होगा। इसी के आधार पर आप देखिए ए से किस भुजा पर लंब डाला गया है, DC पर या CD पर, तो CD इसका क्या होगा, आधार, और AM क्या होगी इसकी संगत ऊंचाई। अब इस चित्र को देखिए, इस चित्र में किस भुजा से किस पर लंब डाला गया है, इसमें P से लंब डाला गया है और किस पर डाला गया है, SR पर। तो इसमें आधार कौन सी भुजा होगी, जिस पर लंब डाला जा रहा है, तो लंब किस पर डाला गया है, SR पर, तो SR हमारी क्या है, आधार, और ये जो PN है ये इसकी क्या हो गई, संगत ऊंचाई। अब इस दूसरे चित्र को देखिए, P से किस भुजा पर लंब डाला जा रहा है, QR पे, तो QR क्या हो गया इसका, आधार, और P के जो है वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो ये आपको चारों तरफ से लंब डालकर दिखाया गया है और समझाया गया है कि जिस भुजा पर लंब डाला जा रहा है वो उसका आधार होगा। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। उदाहरण दिया है चित्र 1 और 2 में। समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन से चित्र हैं, ये देखिए, ये एक चित्र है आपका, और इससे हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जो चित्र 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, और आधार क्या होगा, यहाँ से हम इस भुजा पे लंब डाल रहे हैं तो ये इसका आधार है, आधार हो गया हमारा 15, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 120 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों हुआ, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की इकाई हो गई सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह है हमारा दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में इस भुजा से इधर वाली भुजा पर लंब डाला जा रहा है, तो ये वाली भुजा इसकी क्या होगी, आधार, और ये इसकी क्या होगी, हमारी ऊंचाई। तो इसे भी हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। ये 12 जो सेंटीमीटर है ये इसकी ऊंचाई होगी, ना कि 18, क्योंकि यहाँ से लंब इस पर डाला जा रहा है, जो लंब की लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो यही चीज आपको इसमें याद रखने वाली है। और 15 और 12 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 180 वर्ग सेंटीमीटर। सम चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपने पिछली कक्षा में सीख लिया कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये पिछली कक्षा में आप सब जान चुके हैं। ये हमारा समचतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण, इसको 4 त्रिभुजों में विभाजित कर रहे हैं, और चारों त्रिभुज कैसे हैं, हमारे बराबर हैं। इसलिए समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणा विकर्ण द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर हम एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें तो हमारा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इसे भी जानिए कि समचतुर्भुज PQRS से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा। अभी हमने जो पीछे देखा है, जो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जाना, उसके आधार पर होगा 4 गुणा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वही लिखा है यहाँ पे, 4 गुणा SOR से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये बराबर हमने लिख दिया 1/2 OR गुणा OS, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई।
फिर ये है 4 गुणा 1/2 गुणा 1/2 पी आर। ये कहाँ से आया हमारा पी आर? ये है हमारा पूरा पी आर। जो ये ओ आर है ये पूरे पी आर का क्या है? 1/2 है। फिर गुणा ओ एस, ये ओ एस क्या है? ये एस क्यू का 1/2 है। तो ये आ गया आपका 1/2, ये वाला 1/2 है। ओ आर क्या है आपका? पी आर का आधा है, गुणा ओ एस क्या है? एस क्यू का आधा है। ये लाइन आपको क्लियर हो गई? अब आपको देखना है कि 1/2 कैसे आया। अब आप इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4। फिर इस दूसरे 2 से ये वाला 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1/2 और बचा पी आर गुणा एस क्यू। इस आधार पे हमारा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का दूसरा जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो हुआ समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या प्राप्त हुआ? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक दूसरा उदाहरण है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या आ जाएगा? अभी हमने जो सूत्र पढ़ा वो यही वाला पढ़ा है कि समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण हमारे कितने दिए हैं? 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हम इनकी गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 1/2 10 गुणा 7। और इसको काट दीजिए आप, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ये आपके अभ्यास प्रश्न। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार की 2 गुनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? आधार से 2 गुनी है। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम इसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ये जो ऊंचाई है वो आधार की दुगनी है। तो ये हो गई हमारी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे काट देते हैं, 2 पंजे 10। तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 5 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 5 पंजे 25। और हमारी जो हमने इसको नापा है, किस में नापा है? सेंटीमीटर में। तो हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 वर्ग मीटर है और आधार दिया है हमारा 25 डेसीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो हमें दिया हुआ है क्या क्या चीजें दी हुई है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा? दो 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार दिया है हमारा 25 डेसीमीटर और हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई। अब हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? ये तो है हमारा वर्ग मीटर में और जो आधार दिया है वो किस में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है डेसीमीटर में। तो जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो हम इसको एक ही इकाई में ज्ञात करेंगे। तो हम इसका जो मात्रक रखते हैं वो रखेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। तो ये हमारा 2.25 वर्ग मीटर, इसे हम लिख सकते हैं 2.25 गुणा मीटर बराबर 25 डेसीमीटर गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो ये हो गया 2.25 गुणा मीटर को हमने किस में बदल दिया? सेंटीमीटर में। तो हमने यहाँ लिख दिया 100। फिर हमने इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दिया 100 बराबर डेसीमीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में। तो ये आ गया हमारा 250 गुणा ऊंचाई। अब हमारा हो गया ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा? 2.25 गुणा 100 बटे 250। एक जीरो से ये जीरो कट गया और हम इसको लिख सकते हैं अब, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 225 और एक जीरो बटे 25। और जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका आएगा 90 और ये ऊंचाई है और हमने किस में निकाली है? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको कितना याद रखना है कि जो हमारी यूनिट है, जो हमारी इकाई है, वो दोनों हम सेम करेंगे और तब हम इस सवाल को आगे हल करेंगे। Hello everyone, how are you all? Class 7, lesson 15, part 1. A picture is given at your book. Now open your book at page number 56, lesson 15. What can you see in this picture? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? A girl is sitting near to a sick person. एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके पास एक लड़की बैठी है जो उसकी देखभाल कर रही है। This is रूबीना, ये रूबीना है और यहाँ से शुरू होती है रूबीना की स्टोरी। रूबीना जैसी लड़कियों की स्टोरी जिन्हें अपने घर की प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई छोड़ने जैसा कठिन निर्णय लेना पड़ता है। Yes, this is a story about a girl named Rubina who decided to leave her studies because of the family problems. तो लेसन के इस कंटेंट में हम रूबीना की फैमिली और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और सेकंड कंटेंट में हम जानेंगे कि कैसे उसको किसी ने आके इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन दी और वो इन प्रॉब्लम से बाहर निकल के आई और उसके थ्रू उसने अपने घर की प्रॉब्लम्स को भी दूर किया। So without wasting the time, come to the lesson.
Remember page number 56, lesson 15. First we will read it out. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे. Rubina lived with her parents in a village. Her father worked in a factory. She was studying in class 6. She always stood first in the class. One day, when her father returned home, he was feeling weak. He told his wife, I am suffering from some serious disease and the treatment of this disease is very expensive. On hearing this, Rubina's mother became very sad. Her father needed rest, so her mother started working in the factory in his place. Rubina stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. She was worried about her studies. One day, on their way to the factory, Rubina and her mother met her teacher. The teacher asked the reason for her absence from school. Rubina said, I am not going to school because my father is very sick and unable to work. Her mother had started working in the mill to support the family and she had to stay at home to do the household work. अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसकी स्टोरी, रूबीना की स्टोरी अच्छे से समझेंगे. रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज. रूबीना एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी. पेरेंट्स मीन्स माता पिता. हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री. उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे. हर फादर मीन्स उसके किसके पिता? रूबीना के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे. She was studying in class 6. ये she किसके लिए आया है? रूबीना के लिए आया है. क्योंकि रूबीना एज अ गर्ल है ना, गर्ल के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, वो she करते हैं. She was studying in class 6. वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी. She always stood first in the class. वो कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी. ठीक है. तो रूबीना गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी. उसके पिता एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे. वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी और वो कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती थी. वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम. एक दिन जब उसके पिता घर वापस आए. ही वॉज फीलिंग वीक. वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे. ही टोल्ड हिज वाइफ. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा. किसने कहा अपनी पत्नी से? रूबीना के पिता ने रूबीना की माँ से कहा. और जब कोई बात कहता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में दिया जाता है. तो जैसे रूबीना की कहा तो ये इन्वर्टेड कॉमास में ही आ गया. उन्होंने क्या कहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज. कि मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं. एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा. और इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो बहुत महंगा है. क्योंकि वो लोग तो बहुत इतने अमीर थे नहीं. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर रूबीनास मदर बिकेम वेरी सैड. रूबीना की माँ बहुत दुखी हो गई. जो भी सुनेगा वो दुखी हो जाएगा. ऐसे ही ये सुनकर कि उनको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है और उसका इलाज भी बहुत महंगा है, तो जो रूबीना की माँ थी बहुत दुखी हो गई. सैड मीन्स दुखी. हर फादर नीडेड रेस्ट. जब हम बीमार होते हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत होती है. ऐसे ही रूबीना के पिता को भी रेस्ट यानी आराम की जरूरत थी. सो her mother started working in the factory in his place. तो क्या हुआ? क्योंकि उनको रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन घर का खर्चा कैसे चलता? तो जो रूबीना की माँ थी उसने फैक्ट्री में काम करना अपने पति के स्थान पर, इन हिज प्लेस मतलब जो रूबीना के पिता के स्थान पर काम करना शुरू कर दिया. रूबीना, अब रूबीना के बारे में क्या हुआ? Rubina stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. रूबीना ने क्या पहला काम किया? स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपना अधिकतर समय अपने पिता की देखभाल के लिए घर में ही बिताना पड़ता था, तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा. बट शी वॉज वरिड अबाउट हर स्टडीज. लेकिन वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत चिंतित थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ घर की प्रॉब्लम्स ऐसी हुई, उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए,
उसकी माँ को उनके बदले काम करना पड़ा, तो उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो और लेकिन वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत चिंतित थी। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, एक दिन जब वो लोग फैक्ट्री जा रहे थे तो रास्ते में रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर, रूबीना और उसकी माँ अपनी टीचर से मिली, अपनी स्कूल की टीचर है ना। तो टीचर ने पूछा कि द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। जैसे आपकी टीचर, आपकी मैम आपसे हमेशा पूछती है, जब आप स्कूल नहीं आते हैं तो वो आपको फोन करती हैं, आपसे कांटेक्ट में रहती हैं, आपके पेरेंट्स से मिलती हैं कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे ही जो टीचर भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने पूछा रूबीना की माँ से कि रूबीना से कि उसके स्कूल की अनुपस्थिति का कारण पूछा। रूबीना बोली, रूबीना क्या कहा, रूबीना सेड I am not going to school because my father is very sick and unable to work. रूबीना ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और काम करने में असमर्थ हैं। Her mother had started working in the mill to support the family. और उसकी माँ को परिवार को सपोर्ट करने के लिए, परिवार की सहायता करने के लिए मिल में काम करना शुरू कर दिया है रूबीना की माँ ने। एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क, और उसको हाउस होल्ड वर्क में घर के काम करने हेतु उसे घर पर रुकना पड़ रहा है। ये इस लेसन का फर्स्ट कंटेंट है। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर द न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू दिस कंटेंट। वर्ड मीनिंग, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, हेल्प्स मीन्स मदद करती है, लिव्ड मीन्स रहते थे, रिटर्न होम मीन्स घर लौटा, सफरिंग मीन्स पीड़ित, डिसीज मीन्स रोग, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, रीजन मीन्स कारण, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थित, और हाउस होल्ड वर्क मीन्स घर का काम। और जब हम स्पेलिंग लर्न करते हैं तब इसको हम ब्रेक कर करके स्पेलिंग लर्न करते हैं। जैसे अगर आपको इंस्पिरेशन की स्पेलिंग लर्न करनी है तो कैसे लर्न करेंगे, IN SPPIRATION इंस्पिरेशन। ऐसी हेल्प्स HELPS हेल्प्स, लिव्ड, पहले लिव लिखा, लिव मीन्स रहना, और ये पास्ट टेंस है तो लिव्ड LIVED लिव्ड। इसी तरह से आप जो आपकी स्पेलिंग्स हैं उनको ब्रेक कर करके लर्न करेंगे। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन टाइम। पहले इस क्वेश्चन टाइम में जो क्वेश्चंस हैं हम इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स यूज हुए हैं, है ना। जो हम किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं तो हमें आंसर देना आसान हो जाता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वेयर। वेयर मीन्स कहां। जब कहां बोल रहे हैं तो इसका मतलब आंसर में कोई प्लेस आएगा। वाई, वाई मीन्स क्यों। जब वो क्यों पूछ रहे हैं तो आंसर में कोई कारण आएगा। इसमें भी वाई है। विद हुम, किसके साथ पूछ रहे हैं, यानी कि आंसर में किसी का नाम आएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वेयर डिड रूबीनास फादर वर्क। रूबीना के पिता कहाँ काम करते थे। रूबीनास फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। Why was रूबीना worried? रूबीना क्यों चिंतित थी। रूबीना was worried about her studies. Why did रूबीना stop going to school? रूबीना ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। अब रूबीना stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. With whom did रूबीना and her mother meet on the way to the factory? रूबीना and her mother met. मीट का पास्ट टेंस मेट होता है, यहाँ डिड आया है ना तो मीट का पास्ट टेंस लिखेंगे। रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर ऑन द वे टू द फैक्ट्री, अपनी टीचर से मिली। तो जब आप क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड देख लेंगे तो आपको आंसर लिखना आसान रहेगा। And now this is grammar zone. It's a very important slide, है ना। Today we will study about modal verbs in grammar zone. Verbs तो आप जानते हैं, है ना। Verbs means doing words, क्रिया। जो शब्द हमें कार्य करना बताते हैं उसे हम verb कहते हैं। और modal verb क्या होता है। A modal verb is a type of verb that adds meaning to the main verb in a sentence. किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है वो मेन वर्ब है, तो जब हम मोडल वर्ब ऐड कर लेते हैं तो वो उस मेन वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड कर देता है। तो अ मोडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट एड्स मीनिंग टू द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। अब वो कहाँ मीनिंग ऐड करता है, बाय एक्सप्रेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, यानी कि उस कार्य जो सब्जेक्ट द्वारा उस सेंटेंस में कार्य करने की कितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, एक्चुअल स्किल। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, बल। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, यानी कि मॉडल वर्ब उस सब्जेक्ट की योग्यता, शक्ति और क्षमता को बताते हैं। नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति, मतलब परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी मॉडल वर्ब का यूज होता है। सजेशंस एंड ऑब्लिगेशंस। सजेशंस मीन्स सुझाव और ऑब्लिगेशंस मीन्स दायित्व। सुझाव देने के लिए और दायित्व निभाने के लिए भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी भी एक तरह से संभावना ही है, लेकिन पॉजिटिव वे में। तो इन सब को हम जब ये जो मॉडल वर्ब है वो इन सब को एक्सप्रेस करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स तो बहुत होते हैं कि मॉडल वर्ब्स आर मोर इन नंबर्स, नंबर्स में ज्यादा होते हैं, बट हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली 9 कॉमन मॉडल वर्ब्स। इन वर्ब्स को आपने अपनी बुक में, लेसन्स में देखा है। कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। अब इसको हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में और अच्छे से समझते हैं। Out of these 9 common modal verbs, today we will study about the use of can, oblique, could. अब can क्या होता है? जो कार्य आप कर सकते हैं, जहां आपको किसी कार्य को करने की क्षमता दिखानी होती है, वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। जो कार्य आप कर सकते हैं, अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। और कुड क्या है? कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कि जो कार्य आप कर सकते थे, जो कार्य आप पहले कर सकते थे, वहां हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जहां हमें पोलाइट और स्वीट साउंड करना होता है, वहां भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो लेट्स लर्न द यूज ऑफ कैन, ऑब्लिक, कुड। ऑब्लिक इसलिए लगाया है यहाँ पर जिससे ये क्लियर हो जाए कि कहां पर कैन का हमें यूज करना है और कहां पर कुड का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। कैन, ऑब्लिक, कुड इज यूज्ड टू शो समवन्स एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ, ध्यान किस पे देना है हमें? एबिलिटी मीन्स योग्यता, जो एक्चुअल स्किल है। तो हम कैन लगाकर उस एक्चुअल स्किल को बता सकते हैं। जैसे कि आई कैन प्ले द गिटार, मैं गिटार प्ले कर सकता हूं या गिटार प्ले कर सकती हूं। तो ये मैं आज कर सकती हूँ ना, तो ये आपकी एबिलिटी हो गई इन द प्रेजेंट टेंस, आज कर सकती हूँ। और फिर आई कुड प्ले द गिटार, यानी मैं गिटार प्ले कर सकती थी, मैं गिटार बजा सकती थी पहले, आज नहीं बजा पा रही हूँ, पहले बजा सकती थी। तो ये हो गई आपकी एबिलिटी, तो आपके अंदर थी लेकिन इन द पास्ट। तो इसमें कैन जो है कि जब किसी की एबिलिटी शो करनी होती है तो कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और कुड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। शी कैन डांस वेल, वो अच्छे से डांस कर सकती है। तो ये क्या हुआ आपका? प्रेजेंट टेंस में, आज भी वो डांस अच्छे से कर सकती है। शी कुड डांस वेल अंटिल शी हैड एन एक्सीडेंट, वो डांस अच्छा कर सकती थी जब तक उसका एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो ये पास्ट टेंस की एबिलिटी हुई ना, डांस पहले अच्छा कर सकती थी, तो हम इसमें हम कुड लगाएंगे। तो जब प्रेजेंट टेंस में दिखानी है एबिलिटी तो कैन का यूज होता है, और पास्ट टेंस में दिखानी होती है तो हम वहां कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैन, ऑब्लिक कुड इज यूज टू सीक परमिशंस। परमिशंस मीन्स अनुमति। तो परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी हम कैन और कुड दोनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुड, ध्यान देने की बात है कि यहाँ कुड प्रेजेंट टेंस में ही यूज हो रहा है, यहाँ कुड पास्ट टेंस में यूज नहीं हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि जब हम परमिशन लेते हैं तो वो एक प्रश्न होता है, और जब हम परमिशन देते हैं तो वो एक स्टेटमेंट होता है। और जब हमें अपनी बात बहुत अच्छे से, पोलाइटली, प्यार से रखनी होती है तो वहां पर हम कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैन यू रिपीट इट अगेन, क्या आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं? कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैन का प्रयोग करके बोल सकते हैं। इट इज लेस पोलाइट। और जब आपको ज्यादा पोलाइट होना है, अपनी टीचर से बात करनी है, अपने मेंटर से बात करनी है, अपने बॉस से बात करनी है, तो वहां हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन? यू कुड बोरो माई अम्ब्रेला, ये स्टेटमेंट है ना, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं और यहाँ हम पूछ रहे हैं
कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, यानी कि हम कहीं ऐसी जगह गए हैं जहां हम लोगों को नहीं जानते हैं और मुझे बाथरूम यूज करना, मैं कैसे पूछूंगी? कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। तो याद रखना कि कैन है वो लेस पोलाइट है और कुड इज मोर पोलाइट। एंड नाउ नंबर थर्ड, could is used to express possibilities. Possibility means संभावनाएं। संभावनाएं आज में भी हो सकती हैं, जो कल निकल गया उसमें भी हो सकती हैं, जो आने वाला कल है उसमें भी हो सकती हैं, है ना? तो जैसे he could meet you today, वो आपसे आज मिल सकता है। He could meet you yesterday, वो आपसे कल, जो कल निकल गया आपसे कल मिल सकता था। He could meet you tomorrow, वो आपसे आने वाले कल मिल सकता है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इट इज शोइंग प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस शोइंग पास्ट टेंस एंड द थर्ड सेंटेंस शोइंग फ्यूचर टेंस। और जो ये कुड का यूज है, कुड है इसमें, कैन बहुत कम यूज होता है। कैन इज यूज्ड इन जनरल पॉसिबिलिटीज, जनरल संभावनाएं कि यू कैन कैच अ कोल्ड इफ यू गो आउट इन द रेन, कि अगर आप बाहर खेलने जाएंगे तो आपको जुकाम हो सकता है। एक जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल संभावनाओं में हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन कुड जो होता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। इसमें टेंस से मतलब नहीं होता, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं उसी से टेंस डिसाइड होता है। द नेक्स्ट वन इज can or could is used for requesting something and making suggestions. जो can और could है वो request करने में, मतलब निवेदन करने में, और making suggestions means सुझाव देने में, सलाह देने में भी हम can और could का यूज करते हैं। जैसे हम को सलाह दे रहे हैं, राम इज नॉट गेटिंग द फोन, यू कैन ट्राई हिज लैंडलाइन नंबर, कि राम आपका फोन नहीं उठा रहा है, आप उसका लैंडलाइन नंबर क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ये हम आप सलाह दे रहे हैं। और हम सलाह क्या दे रहे हैं कि वी कुड गो फॉर अ मूवी इफ यू लाइक। तो थोड़ा सा पोलाइट होकर हम बात कर रहे हैं, फॉर्मल होकर बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि वी कुड गो फॉर अ मूवी इफ यू लाइक, है ना? अब रिक्वेस्टिंग समथिंग, कुछ रिक्वेस्ट करना हो, निवेदन करना हो, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कैन यू हेल्प मी। ये इनफॉर्मल है ना, क्या हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। और जब हमें फॉर्मल बात करनी है, किसी अपने बॉस से बात करनी है, अपने मेंटर से, तो हम कैसे बोलेंगे कि कुड यू पास मी द सॉल्ट, कि आप कहीं टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और सॉल्ट मांग रहे हैं किसी स्ट्रेंजर से जिसको आप जानते नहीं हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, या सॉल्ट आप मुझे पास कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए और सजेशन देने के लिए भी कैन और कुड का प्रयोग होता है। And now, this is in language practice. Use of can showing ability. यहाँ कुछ एक्टिविटीज का सिंबॉलिक रूप दिया हुआ है ना? तो अगर आपको अपने फ्रेंड से पूछना होगा क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, यहाँ मॉडल वर्ब का यूज कैसे करेंगे? तो पहले पिक्चर्स देख लेते हैं। ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या कर रहा है? वो तैर रहा है। तैरने को क्या बोलते हैं? स्विम। ये गाना गा रहा है, सिंग। खेल रहा है, प्ले। और ये दौड़ रहा है, रन। और ये हॉर्स राइड कर रहा है ना? ये तो हमें वर्ब्स जो हैं, इनकी क्रियाएं पिक्चर को देखकर हम समझ गए। अब इसको हम कैसे पूछेंगे मॉडल वर्ब लगा के अपने फ्रेंड से? हम उससे पूछेंगे कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं? कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं? कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं? कैन यू राइड अ हॉर्स, क्या आप हॉर्स राइड कर सकते हैं? तो इस तरह से हम, ये एबिलिटी शो हो रही है, ये आप अपने फ्रेंड से उसकी एबिलिटी पूछ रहे हैं कैन लगाकर, कि क्या आप तैर सकते हैं, यानी कि क्या आपके अंदर तैरने की एबिलिटी है। तो आपका फ्रेंड आंसर में देगा कि वो तैर सकता है या नहीं, कि यस आई कैन स्विम या नो आई कैन नॉट स्विम। जो भी उसके अंदर एबिलिटी होगी वो सेंटेंस में बताएगा। ये बहुत अच्छा गेम है, इसको गेम के रूप में भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। एंड नाउ remember 9 words from the lesson and complete the story, है ना? कि कैन और कुड का यूज करते करते हमें रूबीना की स्टोरी नहीं भूलनी है। तो जो 9 वर्ड्स हैं, लिव्ड, स्टडिंग, सफरिंग, सीरियस, वर्कड, एब्सेंस, टेक केयर, स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड, एंड ट्राई टू गिव द आंसर। रूबीना, यस, लिव्ड with her parents in a village. रूबीना एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। Her father worked in a factory. उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। She was studying in class 6. वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी।
She always stood first in the class. वो कक्षा में हमेशा first आती थी. One day, her father realized that he was suffering from some serious disease and needed rest. एक दिन उसके पिता ने महसूस किया कि उनको एक गंभीर बीमारी हो गई है और उनको आराम की जरूरत है. So her mother started working in the factory in the place. तो इसलिए उसकी माँ ने, रूबीना की माँ ने उनके स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया. Rubina stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. तो रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपने पिता की देखभाल के लिए अधिकतर समय घर पर ही रहना पड़ता था. One day, Rubina and her mother met her school teacher. एक दिन रूबीना और उसकी माँ अपनी स्कूल टीचर से मिली. The teacher asked the reason for her absence from school. टीचर ने उससे स्कूल अनुपस्थित रहने का कारण पूछा. They told her everything. और उन्होंने टीचर को सब कुछ बताया. अब हम नेक्स्ट कंटेंट में देखेंगे फिर टीचर ने उसके लिए क्या किया. And now, this is motivational corner. अगर आप रूबीना के घर के पास होते या रूबीना जैसी कोई और फ्रेंड आपके घर के पास होती जिसे अपने पिता की बीमारी के कारण पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लेना पड़ रहा है, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते, है ना, और उसकी इंस्पिरेशन आप कैसे बनते. तो here are some positive phrases can be used for motivation. ये इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ फ्रेसेस हैं जिसको आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को मोटिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं. ये बहुत सिंपल सेंटेंस से फ्रेज है कि आप किसी से अगर कहेंगे तो उसके अंदर एक जोश आ जाता है. यू कैन डू इट. डू द बेस्ट, यू कैन डू द बेस्ट, यू कैन, अपना शेष प्रदर्शन कीजिए. देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. ये तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. अगर कोई परेशान है, दुखी है और आप उसको जाके कह रहे हैं, उसको हिम्मत बंधा रहे हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, तो एक विश्वास सामने वाले को हो जाता है कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा. बिलीव इन योर सेल्फ. अगर कोई बच्चा किसी के नंबर कम आए हैं और वो दुखी हो रहा है तो उसको कहा जा सकता है कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो. एंड कीप अप द गुड वर्क, और अच्छे कार्य करते रहो. तो ये कुछ मोटिवेटिंग फ्रेसेस हैं और इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको बोलिए, शेयर कीजिए. देखिए आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा.